नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, वैसे तो कहने को वाटिका एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ी खुशी समाहित है। हमारे किसान भाइयों के खेत के पास में पड़ी छोटी सी भूमि, हमारे घर आंगन के बाहर छोटी सी जमीन, या फिर हम अपनी कार्यकुशलता से अपने घर के छत पर बनाए एक छोटी सी गृह वाटिका। इस गृह वाटिका में जब हम अपने पोषक तत्वों के लिए छोटे छोटे फल पौधे लगाएंगे तो उनके अंदर आने वाला पहला फल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तो चलिए आज पोषण वाटिका किस प्रकार से लगाई जाए इसी विषय में बात करते हैं। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे एक विशेष अतिथि जो कि हैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार मैडम जी। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों और जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए कि पोषण वाटिका का महत्व क्या है। देखिए, पोषण वाटिका एक बड़ा बृहद शब्द है जी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जी। और आज के संदर्भ में तो इसकी बात ही अलग है। पोषण वाटिका एक्चुअली हमारा जो भारत देश है इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और आप देख रहे होंगे आजकल के पोषण जनित जो बीमारियां हैं उनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े कारण छुपे हुए हैं और सबसे बड़ा कारण है उसमें कीटनाशक जो हैं, कीटों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए और जो कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, उस कारण हमारा जो खाद्य पदार्थ है वातावरण में पूरा दूषित होता जा रहा है। तो हमारी फल और सब्जियां भी उससे अछूती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पोषण वाटिका से तात्पर्य ये है कि एक विशेष परिवार के लिए जो हमारी अनुपयोग, अनुपजाऊ और साथ ही ऐसी जो ज़मीन पड़ी है हमारे घर के आसपास, हमारे छतों पे, वहाँ पे हम थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाकर वो घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं, उसको हम पोषण वाटिका या गृह वाटिका हम कहते हैं जी। सर, जो हमारे अगर दर्शक जानना चाहें या किसान भाई जानना चाहे तो एक जो पोषण वाटिका है इसका एक आकार कितना होना चाहिए? देखिए, कुपोषण से निपटने के लिए, ताज़ी सब्जियां प्राप्त करने के लिए आपके जो परिवार का जो आकार है उसके हिसाब से हम पोषण वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 से 6 सदस्यों का अगर आपका परिवार है तो 125 वर्ग मीटर का भूमि का जो टुकड़ा है वो पर्याप्त होता है। अगर 6 से 8 सदस्य हैं आपके परिवार में तो आपको करीब करीब 150 से 200 स्क्वायर मीटर का प्लाट आपको चुनना चाहिए। और अगर 8 से ज़्यादा अगर सदस्य हैं तो 200 वर्ग मीटर का जो भूमि का टुकड़ा है वो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके साथ ही मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूँ किसान भाइयों से या जो गृहिणियाँ पोषण वाटिका लगाना चाहती हैं कि पोषण वाटिका का के स्थान का चयन करते समय आप पानी का विशेष ध्यान रखें और आपके घर का जो फालतू किचन का भी जो फालतू पानी निकल रहा है उसके आसपास की जमीन का अगर टुकड़ा कोई आप उसके लिए चयन करें तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी। श्रीवास्तव जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, वो किस मौसम में लगाना चाहिए, कौन सी सब्जी, जैसे कि अभी जो खरीफ का मौसम चल रहा है तो इस समय कौन सी सब्जियां लगाएं? जी हाँ, देखिए मैडम, कुपोषण से बचने के लिए, संतुलित आहार के लिए मैं एक बात और बताना भूल गया था बीच में कि पोषण वाटिका का एक और ये महत्व है कि अगर आपके पास में ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा है, हाँ जी, ठीक है, पानी की व्यवस्था अगर आपके पास में उचित है तो कोई भी गृहिणी अपने खाली समय में एक अतिरिक्त आय का अर्जन भी हम कर सकते हैं। हाँ, हमारे परिवार को अच्छा पोषण तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो है हम आय का भी अर्जन कर सकते हैं। हाँ जी। अब पोषण वाटिका का जो सब्जियों का इसमें जो व्यवस्थापन किया जाता है, सब्जियां इसमें जो लगाई जाती हैं, खरीफ मौसम अभी जो हमारा मौसम चल रहा है इस मौसम में लौकी है, करेला है, गिलकी है, धारीदार तोरई है, धनिया है जी, अदरक है और अभी खरीफ प्याज का भी हम इसमें उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, और एक संतुलित जो पोषण वाटिका हमारी होती है उसमें 2 वर्ग मीटर स्क्वायर की एक क्यारी हमको लेना चाहिए और कुछ सब्जियों को हमको डायरेक्ट बोना चाहिए और कुछ सब्जियों की हमको पौधशाला का प्रबंधन करना चाहिए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मौसम बदलता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि खरीफ है, रबी है, जायद है या फिर ठंड या गर्मियों की सब्जियां, तो उसमें कौन कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है जी आपका। देखिए, आजकल तो कृषि प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई है कि जितनी भी सब्जियां हैं वो सारे वर्ष भर हमको प्राप्त हो सकती हैं। थोड़ी सी अगर हम उनकी तकनीकी व्यवस्थाएं करें तो। वैसे
जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, गिलकी है, टमाटर है, बैगन है और मिर्च है, अदरक है, इनका जो व्यवस्थापन है वो 4 मौसमों में 4 हिसाब से किया जा सकता है। खरीफ मौसम में भी आप इनको लगा सकते हैं, रबी के मौसम में भी आप इनको लगा सकते हैं, जायद के मौसम में भी आप लगा सकते हैं। जायद के मौसम में चूँकि हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं, और गर्मियों के समय में भी हम थोड़ी सी व्यवस्था कर इनको हम लगा सकते हैं। जी शास्त्री जी, ये देखा गया है कि जब सब्जियां लगाते हैं हम अपने किचन गार्डन में, तो कहीं ना कहीं कीट, इल्लियां या फफूंद उन पे लग जाती है, तो किस प्रकार से उनका बचाव किया जाएगा? देखिए, मैंने जब अपन ने बात शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि पोषण वाटिका का एक और अवधारणा ये है कि हमको रासायनिक कीटनाशकों से रहित जो है वो सब्जियां हमारे घर में उपलब्ध हों। अभी भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति जो सब्जी की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है, करीब 142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि हमको जो आवश्यकता है वो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और 85 ग्राम फल हमको प्रतिदिन खाना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और हम सुपोषित अगर हम रहना चाहते हैं। तो सब्जियों में कीड़े मकोड़े कोई नई बात नहीं है, कीड़े मकोड़े ज़रूरी भी हैं, क्योंकि परागण का जो संबंध है वो सब्जियों का जो उत्पादन है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम जैविक सब्जी उत्पादन की हम बात करेंगे तो हमको अपने गृह वाटिका के प्रबंधन के साथ साथ कुछ जैविक खादों की उत्पादन की व्यवस्था भी हमको बनाना होगी। जैविक खाद उत्पादन से मेरा तात्पर्य है कि केचुए की खाद जो है वो वेस्ट डिकम्पोजर से बनाई हुई खाद है, या गोबर गैस से बनाई हुई जो खाद है वो हम अपनी क्यारियों में करीब 10 से 15 दिन पहले हम डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए तो गोबर की खाद एक अमूमन आराम से मिल जाती है, लेकिन केचुआ खाद कैसे बनाएंगे, या एक गृहिणी चाहे तो वो कैसे बनाएगी, या किसान भाइयों को भी अगर आप सलाह देना चाहें कि केचुआ खाद कैसे बनाएं? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो केचुआ खाद बनाने के लिए जो है वो सीमेंट के ज़मीन के ऊपर गड्ढे भी बनाए जाते हैं। 12 फीट की लंबाई उसकी होती है, 2.5 फीट की उसकी ऊंचाई होती है और 3 फीट उसकी चौड़ाई होती है। इसको भरने का एक विशेष तरीका है कि आपके जो भी आपका कृषि से अपशिष्ट निकलता है उस अपशिष्ट को आप डाल दें, उसके ऊपर एक गोबर की परत आप बिछा दें, और इस पूरे कचरे को जो है आप वो 70% तक इसको भिगा दें, और इससे 10 से 12 दिन तक इसको आप पड़ा रहने दें। उसके बाद में किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी भी बहुत केचुए आजकल हर जगह उपलब्ध हैं, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि महाविद्यालय से आप वहाँ से जाएं, वहाँ से आप केचुए ले आएँ और 1 से 1.5 किलो केचुआ आप इस गड्ढे में डाल दें। ये केचुआ और इस जो अपशिष्ट है आपका, जो आपका गड्ढा भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है, गोबर से भरा हुआ है, और आपकी जो डेली का जो किचन का आपका अपशिष्ट निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, उसको भी आप इसमें रोज़ डालते रहें और रोज़ इसमें पानी देते रहें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो केचुए जो हैं वो पूरा उसको खा लेते हैं, और बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह खाद जो है वो आप इकट्ठा उसमें हो जाता है गड्ढे में। उस खाद को एक विशेष तरीके से इकट्ठा किया जाता है, उसको छान लिया जाता है, और उस खाद का उपयोग हम अपनी क्यारियों में कर सकते हैं। अब यदि हम क्यारी बना रहे हैं तो प्रत्येक क्यारी में गोबर का खाद जो है वो करीब हमको 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर देना पड़ता है। केचुए का खाद है वो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर हमको अपने सब्जी उत्पादन के हिसाब से देना पड़ता है। आजकल एक नई तकनीक और आ गई है खाद बनाने की, वो है वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग। वेस्ट डिकम्पोजर एक कंसोर्शियम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये भारतीय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये 20 ग्राम की एक बोतल आती है, इसको 200 लीटर पानी में तैयार किया जाता है, और आपका जो भी जैविक अपशिष्ट है जो आपका पड़ा हुआ है उसको अपन गीला कर देते हैं, और गीला करने के बाद में
इस अवशिष्ट जो घोल हमने बनाया है, इस घोल को बनाने का एक विशेष प्रकार का तरीका है। इस तरीके से भी हम जैविक खाद बना सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी आपने हमारे किसान भाइयों को और जो गृहिणियां हैं उन्हें बताई कि किस प्रकार से जैविक खाद बनाएं और अपनी जो फल सब्जियां हैं, साथ ही साथ पर्यावरण का भी तो भला होगा कि जब हम जैविक खाद उपयोग में लाएंगे, हमारा स्वास्थ्य बचेगा, पर्यावरण का स्वास्थ्य बचेगा। कौन कौन सी उन्नत किस्में लगाएं किसान भाई जिससे कि उन्हें फायदा मिल सके फल सब्जियों की? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सब्जियों का जो उत्पादन है वो जातियों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली पूसा संस्थान द्वारा एक सब्जी किट बनाई गई है। अच्छा। वो किट कृषकों के लिए उपलब्ध है। 110 से लेके 120 रुपए की वो किट है और उसमें करीब 24 प्रकार की जो सब्जियां हैं, करेला है, भिंडी है, लौकी है, पालक है, धनिया है, मेथी है, इनका बीज उसमें रहता है। अब आपकी जो गृह वाटिका का प्रकार है और आकार है उसके अनुसार आप इसमें बुआई करें। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके कि पौधशाला का आपको प्रबंधन करना होता है। पहले वो पौधशाला उनकी तैयार की जाती है। पौधशाला के लिए एक अलग क्यारी आप बनाएं और उसमें जो जातियां हैं, जैसे कि अगर अपन लौकी की बात करें तो पूसा हरित है, करेली की बात करें तो अर्का है, बैगन की बात करें तो बैगन जो है वो ब्लैक पूसा काला है, लौकी की बात करें तो पूसा लौकी है, गाजर की भी बहुत अच्छी जातियां हैं। टमाटर आजकल जो है वो बहुत अच्छी सब्जी है और टमाटर की कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो कि जिनका हम ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी लंबे समय तक, लंबी दूरी तक जिनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। काशी विशेष जाति है, काशी अमन जाति है। मिर्च की कुछ जातियां हैं जो बहुत अच्छी जातियां हैं, किचन गार्डन के लिए स्पेसिफिक जातियां हैं। पूसा बहार, सदाबहार जो मिर्च है, इन हम जातियों का अपने किचन गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं जी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। श्रीवास्तव जी, रोग और कीट प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार करना आप सलाह देंगे किसान भाइयों को या गृहिणियों को, और वो अगर देंगे तो किस प्रकार से किया जाएगा बीजोपचार? जी हाँ, देखिए, अगर हम अपनी पोषण गृह वाटिका को अगर पूर्णतः जैविक बनाना चाहते हैं तो हमको जैविक तत्वों से, जैविक जो पदार्थ हैं, जैविक जो रसायन हैं, उनसे उसका बीजोपचार करना पड़ेगा। इसके लिए कई तरह के रसायन जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, और यदि हम अपनी पोषण वाटिका को साधारण तरीके से उगाना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे फफूंदनाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनसे हम बीजोपचार करके और अपने सब्जी बीजों को जो है पौधशाला में प्रबंधन के लिए डाल सकते हैं। उसके लिए इस समय जो सबसे अच्छा जो फफूंदनाशक है, कवक जिसको हम बोलते हैं, वो है क्लोरोथेलोनिल, जिसका कि
2 ग्राम प्रति लीटर पानी से हम बीजों को उपचारित करके और अपनी पौधशाला में हम डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शास्त्री जी, जो एक मन में सवाल आता है कि अगर हमारी ज़्यादातर गृहिणियाँ घर में गृहवाटिका लगाएंगी तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें निसंदेह एक बहुत ही अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा ही साथ में मुझे लगता है बाजार पर भी थोड़ी आत्मनिर्भरता कम होगी कि हम जो परेशान होते हैं बार बार बाजार भागने के लिए, फिर हमें जो ज़रूरत की चीज़ें उस समय मिले ना मिले, महंगी मिले, तो वो सब हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये भी होगा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है साहब। पोषण वाटिका जो है ये एक मानसिक संतुष्टि का भी एक बहुत बड़ा कारक है। हाँ जी, वही जो मैंने बताया ना कि जो वाटिका है वो शब्द ही एक खुशी देने वाला है कि जब हम कुछ लगाते हैं हमारे ही घर में और अगर पहला फल आता है तो वो खुद को एक खुशी देता है कि मैंने खुद ने एक पौधा लगाया और उससे मैं अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को एक पोषक चीज़ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो बिल्कुल प्रदूषण से रहित है, उसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि आजकल बाजार में जो सब्जियां आ रही हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको रंग बढ़ाने के लिए, उनकी चमक बढ़ाने के लिए अनेक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और वो रसायन जो हैं वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत घातक भी होते हैं। तो जिन गृहिणियों के पास में, शहर में जो गृहिणियाँ निवास कर रही हैं, मल्टी स्टोरीज में जो निवास कर रही हैं, उनके लिए भी एक नई अवधारणा है न्यूट्री गार्डन की। वो पॉट्स में होता है और आजकल बहुत कंपनी भी मार्केट में आ गई हैं जो कि आपको पॉलीशीट से बने हुए काफ़ी अच्छे पिट्स हैं, गमले हैं, पॉट्स हैं, वो आपको उपलब्ध कराती हैं। मिट्टी आपको उपलब्ध कराती हैं, कोकोपुट आपको उपलब्ध कराती हैं और केचुए जैविक खाद जो बनी हुई है, वेस्ट डिकम्पोजर से बनी हुई खाद है, वो भी आपको उपलब्ध कराती हैं। तो वो गृहिणियाँ अपने घरों में ये व्यवस्थाएं करके और अपना शौक भी पूरा कर सकती हैं, शायद ही संतुलित भोजन भी प्राप्त कर सकती हैं और वातावरण पर्यावरण को तो जो बिल्कुल पर्यावरण को जो फायदा मिलेगा, जो आजकल हम खुद भोग रहे हैं, एक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उससे भी हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं अपने परिवार के साथ साथ में। शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों के साथ साथ जो हमारी गृहिणियां हैं उन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसान भाइयों और हमारी गृहिणियों, आपने जाना कि किस प्रकार से आज आप अपने घर आंगन में एक छोटी सी गृहवाटिका लगाएंगे, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाएंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख समाचार। किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, गौ सेवकों का शासकीय खर्च पर होगा इलाज, सोयाबीन में कीट रोग नियंत्रण के उपाय, अरहर को फल मक्खी कीट से बचाएं और फूल गोभी को तंबाकू इल्ली से बचाएं। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार रूप देने के लिए नए नए संशोधन किए जा रहे हैं। कृषि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को 1000 करोड़ का ऋण सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। इससे गांव के किसानों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, शर्टिंग इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें संगठित करके एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और दवाइयां गुणवत्तापूर्ण मिल सकेंगे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले गौ सेवकों का शासकीय खर्च पर उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। गौ सेवक टीकाकरण, पशु टैगिंग, उपचार आदि कार्यों में पशुपालन विभाग की सहायता करते हैं। श्री पटेल ने ये निर्देश पशुपालन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए। प्रदेश के दुग्ध संघ के अंतर्गत ऐसे दुग्ध पालर जो 100 लीटर प्रतिदिन से कम दूध का विक्रय करते हैं और दूध के स्थान पर अन्य सामग्रियों की बिक्री पर ध्यान अधिक देते हैं, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
बैठक में जानकारी दी गई है कि प्रदेश में दूध का संकलन 15% बढ़ा है, लेकिन कोविड-19 के चलते बिक्री में 13% की कमी आई है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 5 दिवसीय जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट निर्माण विषय पर प्रशिक्षण किया गया, जिसमें ग्राम सैटेलाइट विलेज बनखेड़ी अमरावत की 16 महिला किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का आयोजन वैज्ञानिक लक्ष्मी चक्रवर्ती द्वारा किया गया। जैविक खेती में महिला कृषक वर्मी कंपोस्टिंग को अपनाएं, जिसका प्रयोग महिलाएं जैविक सब्जी उत्पादन एवं आय सृजन हेतु कर सकती हैं। वैज्ञानिक लक्ष्मी चक्रवर्ती द्वारा कृषक महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का सब्जी उत्पादन में महत्व को भी बताया गया। आय उपार्जन हेतु वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया कि कम रकबे या भूमिहीन महिला वर्मी कंपोस्टिंग को अपनाकर 45 दिन में संरक्षण की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकती है और आय अर्जित कर सकती है। सोयाबीन की फसल पर इन दिनों एंथ्रेक्नोज और पॉड ब्लाइट का प्रकोप देखने में आ रहा है। इसके नियंत्रण हेतु थायोफिनाइट मिथाइल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा टेबुकोनोझोल 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर लाल मकड़ी का प्रकोप देखा गया है। उसके नियंत्रण हेतु सोयाबीन की फसल पर इथियान 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चने की इल्ली, सेमी लूपर और के साथ तंबाकू की इल्ली एवं सफेद मक्खी का प्रकोप भी शुरू होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में क्षेत्रों में ये सलाह है, इनके लिए नियंत्रण और मिश्रित कीटनाशक थायोमिथाक्स और मेलिडाहा 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इमियाडा प्रीबेड 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जिन स्थानों पर गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है वहां पर भी 21.7 SC 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा ट्राइजोफॉस 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फसल की सतत निगरानी करते हुए तंबाकू की इल्ली अथवा बिहार की रोएदार इल्ली के समूह द्वारा ग्रसित पत्तियों एवं पौधों का इनको पहचान कर इनको नष्ट करें। सोयाबीन में पीला मोजाइल बीमारी को फैलने वाली सफेद मक्खी के प्रबंधन के लिए खेत में येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। फली मक्खी कीट अरहर का मुख्य कीट है। इसका प्रकोप अरहर की फसल पर अक्टूबर के प्रारंभ में होता है। इस पर समय रहते अरहर की फसल पर फलियां भी आने लगती हैं। इसकी मादा मक्खी कोमल फलियों के अंदर अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिन में मटमेले रंग की इल्लियां निकलती हैं। ये 3 से 4 मिलीमीटर लंबी होती है। ये अवस्था 7 से 8 दिन की होती है। इस कीट के प्रभाव से दानों का विकास रुक जाता है। फली मक्खी के कारण अरहर की उपज पर 10 से 15% तक नुकसान देखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु सर्वागीण कीटनाशकी दवा जैसे डायथ्योमेट 30 EC 0.03% का 800 से 1000 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। अन्य कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए फेनवेल्ट रेट 0.4% चूर्ण या 1.5% का चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से ही भुरकाव करना चाहिए। फूल गोभी को तंबाकू इल्ली से बचाएं। फूल गोभी की फसल को तंबाकू इल्ली कीट के पतंगों से सर्वाधिक नुकसान होता है। पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुड़ियां हरे रंग की होती है जो पत्तों को खुरच कर रख देती है। बड़ी अवस्था में सुड़ियां पत्तों को गोल गोल काट कर खा जाती है। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुड़ियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती है। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।